तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलता है कि जो जियांग किंग है वो लाइट रेजोनेंस खुद है। और लाइट रेजोनेंस नॉर्मल लेवल की नहीं, स्यूडो 10th ग्रेड की। अब आके पिलसेंट जो ये रहस्य था बहुत शब्द प्रिसाइज बोल सकते हो ना, एकदम सटीक शब्द इस्तेमाल करके लीलू को बताती और लीलू को चीज़ें समझ में आ चुकी थी। एक इसको झटका सा लगा था क्योंकि ये क्या सोच रहा था कि जियांग किंग की बॉडी में लाइट रेजोनेंस छिपा हुआ है। इसे ये नहीं पता था कि जियांग किंग खुद लाइट रेजोनेंस है। और जब ये जियांग किंग की तरफ देखता है ना, तो वो भी इस समय लॉस्ट फील कर रही थी। लीलू फील करता है कि जियांग किंग जो कि नॉर्मली एकदम नॉर्मल रहती है, आज उसको भी एक झटका सा लगा था। और लीलू उसके कान में बोलता है, देखो तुम जो भी हो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी हो, बस मेरी हो, मेरी वाइफ हो, हाउस लेवल की मेन हो, तुम लीड एग्जोन और टान टाइलन की बहुमूल्य बेटी हो। और ये सब सुन करके ना जियांग किंग फिर से नॉर्मल हो जाती है। लीलू को भी अच्छा लगता है। बट लीलू का ये था ना कि मतलब कोई भी रेजोनेंस किसी इंसान का स्वरूप कैसे ले सकता है। तो ये बताती है कि नॉर्मल रेजोनेंस नहीं ले सकता, लेकिन जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो, जैसे कि जो 10th ग्रेड के बहुत करीब हो, स्यूडो लेवल पे पहुंच चुका हो, ऐसा वो कर सकता है। मतलब मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो ऐसा ये बोल रही है कि जियांग किंग गॉडेस ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसा तुम समझ लो। लीलू को अच्छा लगता है कि मतलब गॉडेस ऑफ लाइट मेरी बीवी है और क्या होना। और लीलू का अभी भी बाहों में समय जियांग किंग थी। लीलू कहते शायद जियांग किंग ब्लड डिसेंडेंट होगी ना सेक्ट मास्टर की। बट पिलसेंट बताती कि नहीं, सेक्ट मास्टर अकेली थी, बहुत एम्बिशियस थी, टैलेंटेड थी, गिफ्टेड थी, और उनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था। तो कौन था जो मतलब जिसको वो खुद पे न्यौछावर कर सकती थी, मतलब जिनका बच्चा होता फिर उनके थ्रू। अब लीलू को समझ में आता मतलब वो वुमेन थी। पिलसेंट हाँ में सर लाती। अब लीलू क्यूरियस हो जाता है कि तो क्या जियांग किंग मतलब सिस्टर किंग क्या उनके जैसे दिखती है। पिलसेंट बोलती हैं सेक्ट मास्टर पियरलेस ब्यूटी थी, लेकिन उन्होंने कभी चेहरा नहीं दिखाया। हालांकि उनकी आंखें दिखती थी वो गोल्डन थी, जो कि जियांग किंग में दिखती हैं। अब लीलू कहता है मतलब क्या जियांग किंग उनके थ्रू ट्रांसफॉर्म हुई ऐसा कुछ, क्योंकि पिलसेंट का भी कहना था कि दोनों दिखती तो सेम है लेकिन मतलब दोनों अलग भी हैं काफ़ी। तो ये बताती हैं कि जब सेक्ट मास्टर ना निर्वाणा रेजोनेंस को सप्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो धीरे धीरे करप्ट हो चुका था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर एक रेजोनेंस को अपनी बॉडी से अलग कर देंगे। तो शायद जियांग किंग पर लाइट रेजोनेंस जो है, शायद उन्होंने अपने उसमें बोन्स वगैरह यूज़ किए होंगे, फ्लैश वगैरह यूज़ किए होंगे। तो तुम कह सकते हो कि एक तरीके से ये ब्लड डिसेंडेंट है भी। और फिलहाल ये बोलती देखो मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम चौंक जाओ। मेन प्रॉब्लम है कि निर्वाणा रेजोनेंस रिवील हो चुका है और वो करप्टेड है, तो वो जियांग किंग के पीछे फ्यूचर में जरूर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसके लिए जियांग किंग ही है, क्योंकि दोनों स्यूडो 10th ग्रेड पे हैं। लीलू का यही था कि कुछ तो होने नहीं दूंगा मैं जियांग किंग को। लीलू और कस के इस समय किंग को हक कर रहा था। और पिलसेंट जब दिखती है ना, तो वो स्माइल के साथ कहती है अगर सेक्ट मास्टर होती तो वो क्या सोचती जब ये तुम्हें ऐसा दिखती तो। और फिलहाल ये बोलती है जब जियांग किंग हेवनली एम्प्रेस स्टेज में पहुंचेगी तो मेरे हिसाब से इसका जो रेजोनेंस है लाइट, वो क्वासी 10th ग्रेड पे पहुंच चुकेगा। अब दिलू पूछता है फिर क्या होगा अगर ये फुली अवेकन हो गया, तो क्या ये अपनी मेमोरीज लूज कर देगी, मतलब रिलेशनशिप। बट ये बोलती नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसका स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। लीलू अब एक चैन की सांस लेता और इसे पता था कि इसको ब्रेक थ्रू जल्दी करना पड़ेगा, हाई लेवल पे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाणा रेजोनेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 7th ग्रेड का ये ट्रांसेंडेंट बन चुका है, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। जल्दी जल्दी इसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, डिवाइन फ्रूट विंड रेजोनेंस को रिफाइन करना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। इधर जो जिया किंगडम का रीयूनिफिकेशन था वो बहुत जल्दी हो जाता है। 15 दिन में ही ना, मतलब ये फिर से जिया किंगडम पहले जैसा बन चुका था। नॉर्थ और साउथ यूनाइट हो चुके थे। और जो गोंगशेन सुन था, जो कि पहले टॉप नंबर 1 का बंदा हुआ करता था एस्टल सीज कॉलेज में, वो इस समय भीख मांग रहा था फर्स्ट प्रिंसेस से कि उसके पिताजी को छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे समय निकलता और जो कैपिटल था पहले जैसा फिर से लाइवली हो जाता, चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे लौटने लगी थी। काईवे, यान लिंकिंग वगैरह ये लोग तो काफ़ी खुश हो चुके थे, क्योंकि देखो ये फिर से वापस आ चुके थे हाउस लोलॉन के हेडक्वार्टर में। नहीं तो पहले ये लोग रहते थे वो जो साउथ वेस्टर्न सिटी या जो भी था वहाँ पे, जो लीलू का पुराना घर था वहाँ पे। चीज़ें बदल चुकी थी। अब लीलू का जो घर था मेन हेडक्वार्टर जिया किंगडम वाला, वो काफ़ी लाइवली रहता था, क्योंकि इनका पावर लेवल बढ़ चुका था, तो बहुत लोग मिलने जुलने आते रहते थे और चीज़ों को बस काईवे हैंडल कर रही थी। और इन चीज़ों को हैंडल करने के बाद लीलू मिलता है एक रेस्टलेस फिगर से, जो कि जिनफू था। वो 15-20 दिन उसको टाइम लगे थे, वो हाउस लैंडिंग हेडक्वार्टर गया था और ये चेनिंग को लेकर वापस आया था, जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन में थी। और लीलू जानता था कि बिना चेनिंग के ठीक हुए जिनफो को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और चेनिंग के भी चेहरे पर ना एक होप थी। और लीलू कहता तुम्हें सीनियर पिलसेंट से बोलना चाहिए कि तुम्हें पिल चाहिए। जिनफो कहता यार मैं कैसे मांग सकता हूँ, वो सीनियर है।
मुझे वो पहचानेंगे भी। मतलब देखो सिस्टर, ये जो चेनिंग थी ना, इनके जो लिम्स वगैरह थे, जो हड्डियाँ-वड्डियाँ गई थी, वो तो वापस आ चुकी थी लीलू वगैरह की हेल्प से। और लीलू इस दौरान पूछता है अब फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि देखो ज़िन्फो का प्लान यही था कि चेनिंग मर जाएगी तो फिर क्या ही करेगा ये। लेकिन अब चीज़ें बदल रही थी और लीलू कहता अगर कोई और प्लान नहीं है तो तुम हमारे हाउस ल्यूलॉन को ज्वाइन कर सकते हो एज़ अ शैडो डिवीज़न। इंटेलिजेंस वगैरह में तुम काम आओगे। ज़िन्फो कहता है यार स्क्वाड लीडर आपको पता है, देखो हमारे हाउस लर्निंग का बहुत गंदा नाम है, नोटोरियस है, हम ना कुख्यात है, तो आपके ल्यूलॉन हाउस को भी नुकसान पहुंचेगा। बट लीलू कहता है वो पुरानी बात है, अब चीज़ें बदल जाएंगी। और ज़िन्फो समझ रहा था, देखो हाउस ल्यूलॉन का वैसे भी पावर बढ़ रहा था और लीलू उसको एक शैडो डिवीज़न दे रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात थी। और वैसे भी हाउस लर्निंग का यही तो काम था, इंटेलिजेंस गैदर करना। इस दौरान पिलसेंट बाहर आती और व्हील चेयर मतलब पकड़ के ले आ रही थी और ज़िन्फो की नज़र जाती है, देखो ये चेनिंग के ना जो लिम्स थे वो तो ग्रो कर चुके और ये काफ़ी खुश होता है। तब इस चीज़ का जो वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया और उसकी भी आंखों में आंसू थे। इस दौरान पिलसेंट कहती मेरा स्ट्रेंथ चाह रहा है तो मैंग मैंग वापस आ जाएगी। जितना भी फॉर्मेशन वगैरह रिफाइन करना था तुम्हारे लिए, डिवाइन फ्रूट विंटर रेजोनेंस के लिए मैंने एक प्रिपरेशन कर दी है। कुछ समय तुम्हें लगेगा, उसके बाद कल्टीवेशन में तुम्हें जाना पड़ेगा। अब लीरू तो जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये टाइम काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि जियांग किंगे से कब मिलेगा फ्री। किंगे भी बोलती तुम टेंशन मत लो, मैं जिया किंगडम में ही रहूंगी, वेट करूंगी जब तक तुम बाहर ना जाओ। क्योंकि सामने में ना स्पेस में काफ़ी दूर में वो स्पेशियल रिफ्ट दिख रहे थे जिससे कि अदर वर्ल्ड वाले क्रिएचर्स आ सकते थे। हेवनली एम्पर लेवल के नहीं आ सकते थे, लेकिन किंग लेवल के तो आ सकते थे। तो एक आधे दिन और बचे थे, लीलू कल्टीवेशन में जाने वाला था। फर्स्ट प्रिंसेस वापस आई थी, इससे मिलती है, डीन वगैरह भी मिलते हैं। सबको लीलू के प्लान का पता चल चुका था और ये फिर फर्स्ट प्रिंसेस पूछती है कि गोंग युआन सेंजुन वगैरह का क्या करना है, अगर तुम लोगों के पास कुछ आइडिया हो। लीलू बोलता है वो आपका डिसीजन है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, कि हम रॉयल कोर्ट के मैटर में नहीं पड़ने वाले। और जियांग किंगे भी बोलती है कि हाँ अब हमें कोई विजिटर्स भी नहीं चाहिए। फर्स्ट प्रिंसेस बोलती है वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते जिया किंगडम को, हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, अभी अदर डिजास्टर्स बहुत फैल रहे हैं। किंगे बोलती है उसका आप टेंशन मत लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हूँ। फर्स्ट प्रिंसेस भी फिर बोलती है, मतलब चैन की सांस लेती है कि हाँ ठीक है, ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में कहीं भी हरकत होगी तो हमारे बंदे फिर तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अब लीलू इस दौरान डीन पांग और वाइस प्रिंसिपल सुगजिन से बात करता है कि ये वॉर शुरू हो रहा है, एकेडमिक फेडरेशन का क्या प्लान है। क्योंकि देखो पिल्स एंड इसकी मदद करने वाली है लीलू की इस रिफाइनमेंट में, थोड़ा बहुत फॉर्मेशन के थ्रू थे यहाँ पर किंग लेवल के एक्सपर्ट। जियांग किंग के थी, डीन थे, लानलिंग सी थी, फिर वो 3 बीस्ट किंग भी थे, पिलसेंट के थ्रू बाहर आए थे। तो ये बताते हैं कि एकेडमिक फेडरेशन का तो फिलहाल यही है कि जितने भी ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में एस्ट्रल सेज कॉलेज है ना, मतलब सेज कॉलेज है सॉरी, वो मिल के भाग ले, अलायंस बनाए और बैटल करें। क्योंकि देखो लीलू को भी पता था इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में ऐसा इशूज़ नहीं है, क्योंकि हेवनली एम्पर के खानदान है, अच्छे अच्छे परिवार रहते, तगड़े लोग हैं, तो चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। और क्योंकि हेवन और अर्थ की एनर्जी भी यहाँ पर अभी 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो बंदों के लिए भी काफ़ी अच्छा था अपना कल्टीवेशन बढ़ाना। और यहाँ पर फ़ायदा होने भी लगा था, जैसे ली फेंगी, ली जिंगटाओ वगैरह को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि लीलू अब किंग लेवल के आसपास का एक्सपर्ट है, तो उसके लिए ग्रोथ थोड़ा टफ है अभी। और ली फेंगी और जिंगटाओ भी ना ड्यूक लेवल के अब काफ़ी करीब थे। और पांग से बात करता है कि आपको ट्रबल करूंगा, तो पांग भी बोलते लेकिन तुम्हें जल्दी बाहर आना पड़े। अब यहाँ से लीलू और जियांग किंग निकल ही रहते और उसके दादाजी प्रकट होते, तो समझ जाते कि तुम कल्टीवेशन में जा रहे हो। लीलू हाँ में सर लाता है और एक एक हाथ पकड़ के अपने दादाजी का, एक साइड से जियांग किंग और एक साइड से लीलू यहाँ पर आगे बढ़ते और वो बताते हैं फिर कि मैं खानदान लिए अभी वापस जाऊंगा गार्जियन आर्मीज को लेकर के, लेकिन और बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ कि तो वो यहीं पे रहे ताकि यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो सके। और फिर बोलते हैं मैं तुम्हारी माताजी को भी बता दूंगा, मम्मी को, कि क्या हुआ है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर जो ट्राई पीपल एनेग्मेटिक डेवल किंग है उसको निपटाने के बाद मैं नोबेल बैटल फील्ड में एंटर करूँगा, टाइग्स वन को ढूंढता हूँ। लीलू भी मतलब बोलता है दादाजी आप भी सावधान रहिएगा। इस दौरान ये 2 सिल्वर पर्ल्स निकालते हैं, दोनों में लाइटनिंग चमक रही थी कि देखो अब वर्ल्ड क्योटिक हो रहा है, शैडो वर्ल्ड के डेविल किंग एंटर करेंगे, अटैक करेंगे, कोई डेस्परेट सिचुएशन होना तो इसे फोड़ देना, तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। सप्रेशन रहेगा क्योंकि मैं हेवनली एम्परर हूँ, बट फिर भी चलेगा, मुझे बैकलैश भी रहा तो, क्योंकि तुम लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। तब एक लीलू को देते हैं और एक जियांग किंग को, और कहते हैं कि उम्मीद है तुम मेहनत और करोगे कि अगली बार जब मैं लौटूँ 10 साल बाद नोबेल बैटल फील्ड से, तो मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को देख पाऊँ। अब लीलू जब ये सुनता है और जियांग किंग की तरफ देखता है जिसका चेहरा लाल हो चुका था, फिर भी लीलू मजाक में कहता है आपका ग्रैंड सन मेहनत करेगा। और जियांग किंग और ज़्यादा शर्मा रही थी। ये थोड़ा और समय बिताते हैं, सब घूमते फिरते हैं और उसके बाद लीलू कल्टीवेशन में चला जाता है। स्टोन गेट था एक, जहाँ पर बाई मेंग मेंग खड़ी थी, वहीं पर यूलांग और पाइटोडो भी थे। और इस दौरान ली जिंग भी बात करते हैं कि सीनियर पिलसेंट ध्यान दीजिएगा, हम परेशान कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी पिलसेंट कहती कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो यूलांग से बात करती कि तुम यहाँ पे 6 महीने तक कल्टीवेट करना अपना रेजोनेंस ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट के साथ, क्योंकि लीलू देखो वो पूरी ऑरा एब्सॉर्ब नहीं कर सकता रिफाइन करने के बाद, तो इससे
तुमको भी फायदा हो जाएगा और लीलू क्योंकि पूरी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो तुम उसे एब्जॉर्ब कर पाओगे। अब इससे कहाँ लगा था यूलांग को कि इसे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि देखो आपको भी पता है इसके पास विंड रेजोनेंस ही है। और यूलांग जब थैंक्स बोलता है तो फिर पिलसेंट बोलती है तुम्हें मैंग मैंग को थैंक्स बोलना चाहिए। ये स्टोन गेट के अंदर एंटर कर जाती है। जाने से पहले लीलू भी टाइट हक देता है सियांग किंग को, दादाजी की तरफ स्माइल करता है यूलांग बाइडोडो की तरफ और बिना हिचकिचाए अंदर चला जाता है। स्टोन गेट अब बंद हो चुका था। इधर हमें स्पेस के एक अलग हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर हेवनली एम्परर यन थे। हॉल की तरफ देख रहे थे एकदम गर्म आंखों से अपने एंशिएंट और मिस्टीरियस ब्लैक कॉफिन वहीं पर थे। जबकि ये देखो टॉप लेवल के एक्सपर्ट थे, फिर भी एक प्रेशर फील कर रहे थे वहाँ से। और ये देख रहा था ना तो ब्लैक कॉफिन से भी ना एक अलग सी आवाज़ आ रही थी। बहुत सारे एंशिएंट रून्स इस कॉफिन के ऊपर चमकते। कॉफिन में से पावर ऑफ अथॉरिटी चमकता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे डिम हो जाता है। हालांकि जो रून्स वगैरह थे ना उसे थोड़ा पहले से और कमज़ोर कर देता है और फिर ये शांत हो जाता है पूरा जगह। क्योंकि देखो कॉफिन के अंदर जो भी है ना वो हज़ारों सालों से ट्राई कर रहा है बाहर निकलने का, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इस समय खुश थे क्योंकि धीरे धीरे जो सीलिंग टेक्निक था ना कॉफिन का वो कमज़ोर पड़ते जा रहा था। इधर स्पेस में 3 लोग प्रकट होते हैं, एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर, गू हेवनली एम्परर और वाइपर हेवनली एम्परर। और ब्लैक कॉफिन की तरफ देख कर के ना ये भी अलग एक रेस्पेक्ट दिखा रहे थे और खुश थे कि हाँ अब कॉफिन का जो सीलिंग टेक्निक है धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इस दौरान कुछ और लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं और इन चारों को ग्रीट करते 13 अंडरवर्ल्ड किंग्स। इनमें जो सबसे कमजोर था वो डुअल क्राउन किंग था, डेमोनिक फ्लेम अंडरवर्ल्ड किंग, स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग और किंग ज़्यूसी। मतलब लीलो इन तीनों को जानता और यही तीनों फिलहाल यहाँ पे आए हुए थे उन 13 में से। और इनका वही डिस्कशन होता है कि 10 साल तक हेवनली एम्परर एंटर नहीं कर सकते, जो रूल वगैरह लगा दिया है हेवनली एम्परर जियांग ने। और लाइफ फ्रूट्स चाहिए होंगे हमें, क्योंकि जब सुप्रीम वन इस सील से बाहर निकलेंगे तो उन्हें लाइफ फ्रूट्स लगेगा उनकी बॉडी को रिकवर करने में। इसी चीज़ के लिए ये काफ़ी लंबे समय से आप देखो होगे कि ये जो डोमिनियंस खोलते रहते हैं शैडो वर्ल्ड के और लोगों का बैटल होता है तो उससे कोई भी मरता है तो जो लाइफ फोर्स उनका रहता है ये इकट्ठा करता है। अब इस दौरान ना मतलब कुछ और भी अंडरवर्ल्ड किंग्स आ चुके थे, उनमें से एक से पूछता है कि टॉर्च ड्रैगन तुम कौन से लेवल पे पहुंचे एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को कल्टीवेशन में। मतलब इतना तो था कि इस बंदे के पास भी एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था, यानी इसके पास भी एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड होगा। तो ये बोलता है ऑनर्ड लॉर्ड मेरा एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो 9 डिवाइन रियल्म्स पे पहुंच चुका है। तो ये तुरंत बोलता तुम्हें पता है वो लीलू जो है वो 10 डिवाइन रियल्म्स तक पहुंच चुका है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है, डेमोनिक फ्लेम ने मुझे बताया, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भटकता हुआ बंदे एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को परफेक्ट तक बना सकता है। जबकि सोचो इस बंदे को डायरेक्टली मिला था एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड, हेवनली एम्परर यिन ने दिया था, अगर कंप्लीट इनहेरिटेंस था फिर भी एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्थिंग आर्ट, ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फॉर्थिंग आर्ट, मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल सब था इस बंदे के पास। लीलू को तो आपको पता है कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे आगे बढ़ा है वो। और डिस्कशन यही होता है, यन भी बोलता है कि यार वो लड़का ब्लैंक पैलेसेस के साथ पैदा हुआ था तो वो बहुत अच्छा सक्सेसर है एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड, उसके पास मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल नहीं तो वो ट्रू ट्रांसेंडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन पिलसेंट ने फिर उसकी मदद कर दी। ये बंदा खतरा बन रहा है फ्यूचर में हमारे लिए, तो क्योंकि हेवनली एम्परर तुम जा नहीं सकते तो तुम्हारे पास मौका इन 10 सालों में जाकर के कैसे भी उसे निपटा दो। और ये बंदा भी हाँ में सर तो लीलू देखो अभी था 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट और ये जो टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग था ये था ट्रिपल क्राउन किंग के पीक लेवल पे। तो इसके लिए आसानी होगी ऐसा इसको लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब तक ली जिंगे हैं तो वो लीलू को बचाने को देखेंगे और अगर वो आए लीलू को बचाने बैकलैश जेल के तो वो भी मारे जा सकते, चांसेस रहेंगे ना। और ये बोलता है देखो अभी कुछ सालों तक हम छिप के रहेंगे, देखते हैं कि अदर वर्ल्ड और इन लोगों में क्या होता है। धीरे धीरे सेक्ट मास्टर के जो रेजोनेंसेस छिपे हुए हैं अब ये करप्शन की वजह से दुनिया में वापस आएंगे, उनका लोकेशंस पता चलेगा, फिर हम एक्शन लेंगे। तो सभी अंडरवर्ल्ड किंग्स हाँ में सर हिलाते और सबको बोलते कि फिलहाल अपने जो 3 हेवनली एम्परर्स थे कि तुम लोग खुद को रिकॉपरेट करो, अच्छे से फुल पावर पे रखो। क्योंकि देखो इनको घेर के रखा था, जो 4 हेवनली एम्परर्स है ना एकेडमिक फेडरेशन के, इन तीनों को पकड़ के रखा था। इनको थोड़ी इंजरी भी होती तो इन्हें रिकवर करना भी ज़रूरी था। कॉफिन की तरफ रेस्पेक्ट दिखाने के बाद ये सभी लोग गायब हो जाते। अब इसके बाद हेवनली एम्परर ना एक बॉल ऑफ फायर अपने मुंह में से बाहर निकालता, उसमें से एक ह्यूमनॉइड स्नेक फिगर बाहर निकलती और फिर ये कहते हैं ली लिंग सिंह तुमने ये सही नहीं किया, तुमने लीलू की सीक्रेटली मदद की थी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब चीजें मेरी आंखों से बच सकती हैं। लिंगजिंग से की बॉडी से अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा और बस यिन की ऑरा से ना ऐसा लग रहा था ये मारी जाएगी, बट उससे फिर भी कोई डर नहीं लगता है। और जब ये चीज़ यिन भी देखते तो हैरान थे और कहते तो क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। लिंगजिंग कहते ऑनर लॉर्ड क्या आपने कुछ सेंस किया, और ये लड़की खून पूछती है। यिन भी बोलते मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा साहसी, मेरी तरफ अभी भी देख रही हो जबकि मेरा सामने लोग अच्छे अच्छे झुक जाते, मतलब तुमने गेस कर लिया कि मैं तुम्हें मारूंगा। लिंगजिंग फिलहाल कुछ नहीं बोल क्योंकि इसे पता था कि अगर देखो यिन मारना चाहेगा तो इसे एक ही झटके में मार सकता है, मतलब वो इसे यूज करने को देखेगा। ये तो इसे ये समझ गई थी। और फिर ये बोलते स्पिरिट आई ने बहुत मेहनत किया है, कितने 100 सैकड़ों साल रिसर्च करने के बाद
मुझे नहीं लगा था वो कामयाब होगा, लेकिन वो हो गया। तुम्हारी बॉडी में देखो करप्शन भी अच्छा खासा फ्लो कर रहा है, बट फिर भी तुम्हारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है इंसान वाली। मतलब तुमको कहा जा सकता है कि ह्यूमन और अदर वन की तुम फ्यूजन हो। यही तो हम ओरिजिन रिवर्सन वाले चाहते थे। मतलब तुम एक परफेक्ट डार्कनेस डेविल बॉडी हो, एक अच्छा तुम घर हो। तो स्पिरिट आई का काम अब पूरा हो चुका है। लिंगजिंग समझ नहीं पा रही थी कि ये हेवनली मिरर यिन कहना क्या चाहता है। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किया था स्पिरिट किंग ने, वो इस यिन के कहने पर किया था। कंप्लीटेड डार्कनेस डेविल बॉडी, एक अच्छा शरीर। कौन उसके शरीर को यूज करेगा? शेल, क्योंकि ये बोल रहे थे। हेवनली मिरर यिन पूछता है कि तुम जीना चाहती हो, मरना चाहती हो? ये बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, अब तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो। अब लिंगजिंग इस दौरान जानना तो चाहती थी मेरी बॉडी लेगा कौन, क्योंकि जितने भी लोगों ने मुझे मेरी बॉडी को डिवोर करने की कोशिश की, अपना बनाने की, वो मारे गए। ये इस दौरान हंसते कि तुम सही में हमारे ओरिजिन रिवर्सन के लायक हो। मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं। तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारी बॉडी कौन लेगा। इस दौरान इस बंदे की आंखों में व्हाइट फ्लेम्स चमकती, और धीरे धीरे जिधर वो देख रहे थे उधर लिंगजिंग देखती है, जहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस थे और वहाँ पर एक ब्लैक कॉफिन दिखाई देता है। क्योंकि देखो, जब ये शेंजिंग जायो की बॉडी जो ऑरा एब्जॉर्ब कर रही थी वहाँ पर, तो इसने बैटल देखा था, तो इसने कुछ बातें भी सुनी थी। तो इसे ये तो समझ में आ गया था कि जो भी है उस कॉफिन में बहुत तगड़ा है। इवन यिन एम्परर भी उसके सामने झुकते। क्या होता है ना, ब्लैक स्मोक निकलता है, निर्वाणा वाला पावर था उसके अंदर एक खतरनाक विल था। और फिर ये कहता है कि तुम्हारी बॉडी एक अच्छा माध्यम बनेगा, सेक्ट मास्टर फिर इसके थ्रू इस दुनिया में फिर से चल पाएंगे। तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात, सेक्ट मास्टर को एक बॉडी चाहिए जिससे कि वो अपने अधूरे कार्य को पूरा कर पाए, फ्यूचर में इस सील को ब्रेक कर पाए। तो तुम्हारी बॉडी बैप्टिज्म के थ्रू जाएगी, मतलब तुम्हारा विल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब पहली बार लिंगजिंग, जो कि नॉर्मली एकदम शांत रहती थी, अभी भी शांत थी, लेकिन अंदर से एक चिल जो फील होता है ना, वैसा करती। क्योंकि हर बार इसको बहुत लोगों ने डिवोर करने की कोशिश की, ये जीत गई, बहुतों को मार भी दिया, लेकिन इस बार चीजें अलग थी। वो ब्लैक स्मोक की जो हो रही थी ना, अलग ही से फील हो रही। बट लिंगजिंग भी सोचती कितना भी अच्छा स्विम करने वाला भी हो, तैराक हो, एक दिन ना एक दिन समुद्र में पानी में डूब ही जाता है। इस दौरान वो स्मोक जो था ना, सीधा इसकी बॉडी में एंटर, इसके रोम क्षेत्रों के थ्रू बहुत ट्राई करती है, लेकिन मानो सौरा के सामने कुछ भी नहीं थी। शायद वो समय हो चुका था अब कि अभी इस दुनिया से चली जाए। कुछ पुराने इमोशंस भी याद इससे आते, जैसे कि ये व्हील चेयर पे बैठी थी, उस शहर में थी जहाँ पर एक बंदा आया था, इससे मिला था, बहुत जेन्युइन था, बहुत ही वार्मथ वाला बंदा था। और फिर ये बोलती, मैं माफ़ी चाहूँगी लीलू, शायद मेरा सफ़र यहीं तक था, शायद मैं तुम्हारी अब मदद नहीं कर पाऊँगी, तुम्हें फ्यूचर में सावधान रहना पड़ेगा। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनालकेमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।